सदा का सजा संवरा व्यवस्थित घर बारात की विदाई के बाद का सा प्रतीत हो रहा था। सुधा थकी सी उठी। सुमेधा सो रही थी। सुधा ने उसके माथे पर हाथ रखा जैसे संबल खोज रही हो। सुमेधा जाग गई। उसने चारों ओर देखा, तभी उसे अपना प्रश्न याद आ गया। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए प्रताप दीक्षित की लिखी कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है अनुत्तरित। मित्रों, क्या कुछ घटनाएं ऐसी नहीं होती जो जीवन भर के लिए अपने स्मृति दंश छोड़ जाती हैं और मनुष्य वर्तमान में जीवित रहते हुए भी अतीत के आतंक से विवश हो जाता है। जाने कितनी दुर्घटनाएं प्रतिदिन घटित होती हैं। लोग समाचार पत्रों में शीर्षक मात्र पढ़कर रह जाते हैं। किसे फुर्सत है ब्यौरे पढ़े। सरसरी तौर पर दृष्टि दौड़ा ली, कहीं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति परिचित तो नहीं। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी भी स्थानीय अखबारों में एक खबर बनकर रह गए थे। नगर से जुड़े हुए कस्बे में स्थित राजा बलदेव प्रसाद महाविद्यालय के भूगोल विभाग के अध्यक्ष द्विवेदी जी अपनी जिंदादिली, परोपकारी प्रवृत्ति एवं सामाजिकता के कारण लोकप्रिय थे। 4 भाइयों में तीसरे क्रम पर जन्मे चंद्र प्रकाश को परिवार से विशेष सहायता नहीं प्राप्त हुई थी। घर में शिक्षा का न तो प्रचलन था न ही महत्व। अपनी जिद से ट्यूशन व छोटे मोटे काम करते कठिनाइयों के साथ पढ़ाई जारी रखी थी। अंततः प्रथम श्रेणी में एमए रिसर्च, तत्पश्चात उन दिनों नए खुले महाविद्यालय में नियुक्ति। अपने अध्यवसाय के बल पर वे चर्चित हुए और सम्मानित भी। कम आयु में ही विभागाध्यक्ष। प्रदेश के पूर्वांचल का सीमांत नगर उन्हें ऐसा भाया कि वे यहीं का होकर रह गए। कुछ वर्षों के उपरांत एक छोटा सा मकान भी बनवा लिया। वह प्रतिदिन की भांति मोटरसाइकिल से विद्यालय हेतु निकले थे। कस्बे वाले मार्ग में एक साइकिल सवार को बचाते बचाते एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक द्वारा पीछे से टक्कर लगी। ट्रक के पहिए उनके ऊपर से गुजर गए। ट्रक की तोड़फोड़, ड्राइवर को मार पीट कर पुलिस को सौंपना तथा सड़क पर जाम लगाने की प्रवृत्ति घटनाएं तो महत्वहीन थीं, परंतु डॉक्टर द्विवेदी का प्राणांत अस्पताल ले जाने के पूर्व घटना स्थल पर ही हो गया। जैसा कि आमतौर पर होता है, पुलिस की जांच के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की तैयारी हो गई। इस समय तक कॉलेज के छात्र, प्राध्यापक और क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्ति एकत्रित हो गए थे। लोग अड़ गए। पोस्टमार्टम की क्या आवश्यकता है? मृत्यु के पीछे कोई रहस्य तो है नहीं। पुलिस विभाग की अपनी व्यवस्थाएं, आखिर काफी हील हुज्जत, जिसमें प्रभावपूर्ण स्थानीय नेताओं का दबाव भी शामिल था। पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट के आदेश से पंचनामा आदि औपचारिकताएं पूरी कर लाश परिजनों को सौंप दी गई। इस सब में शाम हो गई थी। इस बीच सहकर्मियों ने उनके गृह नगर में पारिवारिक सदस्यों को सूचित कर दिया था। खबर पाकर बिलखते वृद्ध पिता, भाई लोग और अन्य रिश्तेदार आ गए थे। यहाँ गोरखपुर में तो पत्नी सुधा और 12 वर्षीय एकमात्र पुत्री सुमेधा को छोड़ और था ही कौन। यद्यपि डॉक्टर द्विवेदी के मित्रों की संख्या अधिक थी। कई परिवारों से घनिष्ठ संबंध, रोती बिलखती पत्नी और पुत्री को इन्हीं लोगों ने संभाला था। अगले दिन प्रातः शमशान घाट पर स्थानीय मित्रों, सहकर्मियों एवं परिचितों के अतिरिक्त बाहर से आए रिश्तेदार एकत्रित हो गए थे। बड़े भाई ने अनुज को मुखाग्नि दी। चिता प्रज्वलित होते ही लोग गुटों में बिखर गए थे। दुनिया जहान की बातें। एक चाचा कह रहे थे, भैये इसने तो पूरे समय मेरे यहाँ रहकर पढ़ाई की। अक्सर बेचारे के पास फीस तक न होती, मुझसे कहता। शमशान पर इस प्रकार की बातें शायद संवादहीनता की खाई को पाटने की कोशिश होती है, क्योंकि संवादहीनता से विचार उत्पन्न होता है और विचार से पैदा अंतर्नाद से बचना चाहता है मनुष्य। घाट के कार्यक्रम निपटते लौटते शाम धुंधला आई। घर के 4-5 कमरे जो लगभग बंद ही रहते, निकट और दूर के संबंधियों से भरे थे। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें 12 वर्षीय सुमेधा ने पहली बार देखा था। ज्यादातर
घर के बाहर पढ़ाई और दूर नगर में नौकरी के कारण जब चंद्र प्रकाश के ही संबंध परिवारजनों से अधिक निकट नहीं रह पाए थे तो पत्नी और पुत्री से कैसे होते। दरअसल संपन्न परिवार में जन्म के बावजूद धन के मोह और रूढ़िगत मान्यताओं के कारण पिता से सहायता तो नहीं ही मिली, बल्कि उपेक्षा और अवरोधों ने उनके मन में एक विरक्ति सी पैदा कर दी थी। संस्कारों और कर्तव्य भावना के कारण वह उनकी यथासंभव सहायता तो करते, परंतु निकटता न रही। सुमेधा सहमी सी थी, एक ओर जड़ हो गई, बीच बीच में रोती माँ, दूसरी ओर घर में अपरिचित चेहरों की भीड़, उसे इंगित कर फुसफुसाते इशारे, अभागी आदि, वह निष्प्रभ हो गई थी। इतनी समझदार तो थी ही कि पिता के न होने का मतलब समझ सके। उसे फूटकर रुलाई आती, परंतु उन सब की बातें, अव्यवस्थित घर देख गुस्सा अधिक। माँ बाप के एकात्म प्यार ने उसे कुछ जिद्दी और अंतर्मुखी बना दिया था। पिता से प्राप्त अनुशासन की भावना ने इस उम्र में ही व्यवस्था प्रिय अपने खिलौने, किताबें, कपड़े आदि यथा स्थान रखती वह देख रही थी। घर आए मेहमानों, उनके साथ के बच्चों ने उसके खिलौने, किताबें, कपड़े उलट पलट दिए थे। एक आंटी ने तो उसकी सबसे अच्छी फ्रॉक अपनी बच्ची को पहना दी थी। यद्यपि उसकी बहुत ढीली हुई, उसका मन विरोध करने का हुआ, पर समझ गई कि यह समय उपयुक्त नहीं। वह क्षुब्ध थी। यह लोग उसे रोने भी नहीं देते। रात में बड़े कमरे में परिवारजनों के अतिरिक्त संवेदना प्रकट करने आए आदमी भी थे। बड़े भैया पोस्टमार्टम न होने की महिमा बखान कर रहे थे। यह तो बहुत अच्छा हुआ जो पोस्टमार्टम नहीं हुआ। भाग्यवान थे, शरीर की दुर्गति बच गई। सुमेधा ने सोचा, पोस्टमार्टम क्या होता है? उसने किसी से पूछना चाहा। माँ अंदर आंगन में औरतों से घिरी थी। गौस चाचा सबके साथ कमरे में थे, उनसे भी नहीं पूछा जा सकता। गौस मोहम्मद उसके पिता के निकटतम मित्र थे, एक दूसरे की सहायता को तत्पर। सुमेधा के दोस्त अधिक, गौस चाचा कम। उसे जब कुछ पूछना होता, शब्द या गणित का प्रश्न, वह पिता को सोते से जगा उसी समय पूछ लेती। ठीक है, वह स्कूल में टीचर से पूछ लेगी। 13वीं तक हलचल तो रही, परंतु एक मर्यादित चुप्पी के साथ। लखनऊ वाले चाचा जी बोर हो गए थे, साथ लाई सत्य कथा पढ़ डाली थी। समय काटने को कुछ चाहिए। उन्होंने पुस्तकों की अलमारी देखी। डॉक्टर चंद्र प्रकाश को पढ़ने का शौक था, न केवल भूगोल एवं इतिहास, अर्थशास्त्र, बल्कि साहित्यिक पुस्तकों का अच्छा खासा संग्रह। उनके चेहरे पर ऊब के भाव आए। भाई साहब ने भी क्या कूड़ा इकट्ठा कर रखा है। बुदबुदाते हुए उन्होंने इधर उधर देखा। सुमेधा पीछे थी। उन्होंने 2-3 पुस्तकें निकाल ली। तभी चाची उनके लिए चाय नाश्ता ले आई थी। वे बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने चाय का प्याला एक किताब पर रख लिया। नाश्ता टूंगते दूसरी किताब के पृष्ठ पलटने लगे। चाची ने सुमेधा को वहां देख सहानुभूति प्रकट की। अरे क्या नाम सुमेधा, तू भी रसोई में जा, निपट ले। फिर गहरी सांस ले चिंता प्रकट करते हुए एक आलाप किया। हाय, बिना बाप के जवान होती लड़की, भगवान की लीला। सुमेधा ने जैसे कुछ सुना नहीं। वह तो किसी तरह अपने को रोक रही थी। इतने ही दिनों में लगभग सभी ने उसे प्यार में बिगड़ी जिद्दी लड़की करार दिया था। उसके मन में था कि चाय का कप किताब पर से उठा फेंके और किताब अलमारी में वापस रख दे। पापा उससे कितना प्यार करते थे, परंतु किताबों के मामले में उसे भी डांट पड़ जाती थी। यह किताबें क्यों फैली हैं? अथवा खाते हुए जूठे मुंह से नहीं पढ़ते, सरस्वती का अपमान होता है, वे समझाते। वह रुआसी कमरे से निकल आई। खुद ही विद्या नहीं आएगी, मुझे क्या। 13वीं के 2 दिन पहले छोटे भैया ने सुधा से कहा, भाभी भैया के बीमा बैंक के कागज निकालो तो आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। सुधा कागजों वाला बक्सा उठा लाई। छोटे कलेक्ट्रेट में बाबू था, उसने कागजातों की पड़ताल शुरू की। सुधा का भाई भी वहीं आ गया। सुधा औरतों के साथ एक कोने में बैठी थी। 3 बीमा पॉलिसियां, एक पॉलिसी
जो विवाह के पूर्व की थी, नामांकन पिता का था। शेष सभी बैंक और बीमा के कागजात पति पत्नी के संयुक्त नामों से थे। भाई ने पिता के नाम की पॉलिसी रख ली, बाकी छोड़ दिए। सुधा के लिए जैसे सब कुछ व्यर्थ था। आवाक, निश्चल, कठपुतली की भांति बीमारी से होने वाली मृत्यु में आत्मीय जन धीरे धीरे आगत परिस्थितियों हेतु एक प्रकार से स्वयं को तैयार कर लेते हैं, परंतु आकस्मिक उपजे अभाव में तो मन विश्वास ही नहीं करता। सब स्वप्नवत। रिश्तेदारों ने जाने की तैयारी कर ली थी। छोटे चाचा ने अलमारी से किताबें छांट कर रख ली थी। भैया तो रहे नहीं, पढ़ेगा कौन। बड़े चाचा ने पापा का सूट और पैंट शर्ट का बंडल बना लिया था। यहाँ क्या होंगे, ले दे के एक तो लड़की, कहते उनके चेहरे पर दर्प उभर आया था। 4 पुत्र थे उनके। सुमेधा का दिल बैठा जा रहा था। इस नीले सूट में पापा कितने स्मार्ट दिखते थे। उसकी आंखें डबडबा आईं। उसने देखा कमरे में कोई नहीं था। उसने चुपके से कपड़ों का बंडल और किताबें बड़े बक्से के पीछे फेंक दिया। अगले दिन वे फिर एकत्रित हुए। ससुर, जेठ, देवर और भाई सभी चिंताग्रस्त थे। ससुर और जेठ ने एक प्रकार से आज्ञा देते हुए कहा, बहू कल तैयारी कर लो, गांव चलना है। बिटिया भी बड़ी हो रही है, इसका भी बर विवाह देखना है। यहाँ का मकान आदि बाद में बिकता रहेगा, सब देख लेंगे। उन्होंने निर्णय सुनाया। यद्यपि मकान के संबंध में विवाद था। जहाँ ससुर जी की राय उसे बेचने की थी, वहीं उनके पुत्रों के सामने भविष्य था। उनके तीनों पुत्र मकान किराए पर उठा देने के पक्ष में थे। रात की बहस के बाद भी सहमति नहीं बन पाई थी। भाई ने दबे स्वर में कहा, मकान तो निकालना ही होगा, चाहे हमारे साथ चलो। वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? बहू हम पर भार है क्या? जब गांव में अपना घर मकान है, तब मायके के टुकड़े। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। अब उससे रहा नहीं गया। वह सफेद धोती सिर पर आगे खींचकर बोली, गौस भाई साहब बता रहे थे कि मुझे क्षतिपूर्ति के आधार पर कॉलेज में नौकरी मिल जाएगी। फिर सुमेधा की पढ़ाई। इस बार ससुर जी की आवाज तेज थी। नौकरी वोकरी तो हमारे खानदान में किसी औरत ने की नहीं। रही क्षतिपूर्ति तो अपना छुटका कर लेगा। हाई स्कूल पास बैठा है। बिटिया भी बहुत पढ़ चुकी। कुछ वर्षों में कहीं देख सुनकर शादी करना है। 1-2 दिन में ट्रक की व्यवस्था हो जाएगी। फालतू सामान, किताबें, रद्दी आदि फरोख्त हो जाएगा। पोढ़ा सामान रखवा लो। जेठ ने अपना निर्णय दिया। जब सामान जाना ही है तो साथ रखने वाला सामान ट्रेन में भी जा सकता था। टूट फूट भी नहीं होगी। जेठानी ने 2 in 1, देवरानी ने क्राकरी संभाल ली थी। चाचा लोगों को कपड़ों का बंडल और किताबें नहीं मिल रहे थे। कल यही तो रखे थे। छोटी चाची ने उसे सामान छिपाते हुए देख लिया था। उन्होंने बता दिया। प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। यह जितनी जमीन से ऊपर नहीं, उससे ज्यादा अंदर है। अरे ये शहर की अंग्रेजी पढ़ने वाली छोकरियां सब मामलों में चालू। सबने अपनी भड़ास निकाली। सुधा को क्रोध आ गया। उसने सुमेधा को दोनों हाथों से पीटते हुए, अरे कुलच्छनी, तू भी उनके साथ क्यों नहीं मर गई? कह वह रो पड़ी। सुमेधा ने पहली बार माँ को इतने क्रोध में देखा था। वह सिसकने लगी। रात में विवाद पुनः हुआ। आपने बीमा पॉलिसी रख ली। पत्नी का अधिकार पहला होता है, नामनी चाहे जो भी हो, सुधा का भाई कह रहा था। देखिए, हम भाइयों का कोई बंटवारा नहीं हुआ था। भाई ने कोई वसीयत भी नहीं की है। हम सभी संपत्ति के हिस्सेदार हैं। देवर ने तर्क दिए। सिसकते रोते सो गई सुमेधा। तेज आवाजों से चौंक कर जाग गई। वह आश्रय हेतु माँ से चिपक गई। सुबह ससुर ने पूछा, क्या सोचा बहू? वैसे इन्हें विरोध की जरा भी आशंका नहीं थी। संदेह था कि वह मायके जाने के पक्ष में निर्णय न ले ले। बाबूजी, मैं यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उनकी इच्छा इसे डॉक्टर बनाने की थी। उसने अपना निर्णय बता दिया। क्या? ससुर, जेठ, देवर, भाई सब अवाक थे। इसके बाद समझना
अकेले पड़ जाने की आशंका, प्रत्यक्ष परोक्ष धमकियां, सब उपाय आजमाए गए, लेकिन उसका निश्चय दृढ़ था। उसी शाम और अगले दिन तक सभी लौट गए। भाई भी सामने था, गुब्बार सा फैला अंतहीन समय। सदा का सजा संवरा व्यवस्थित घर बारात की विदाई के बाद का सा प्रतीत हो रहा था। सुधा थकी सी उठी, सुमेधा सो रही थी। सुधा ने उसके माथे पर हाथ रखा, जैसे संबल खोज रही हो। सुमेधा जाग गई। उसने चारों ओर देखा, तभी उसे अपना प्रश्न याद आ गया। उसने माँ से पूछा, मम्मी, पोस्टमार्टम क्या होता है? मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की जरूरी सीख भी देती है। धन्यवाद।